नमस्ते दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, आज हम कहानी जानेंगे अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे वेल नोन डॉक्यूमेंटेड पोजेशन केस की, यानी पोजेशन ऑफ एना एक्वेंट। इसी केस पे बनी है मूवी द एग्जॉर्सिस्ट। दोस्तों, ये वही केस है जिसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे, एमा स्मिथ, जिसने अपना नाम बदल के एना एक्वेंट रख लिया। पर आज हम असली कहानी द रिचुअल मूवी में जानेंगे। So without wasting any time, let's get into the Holocaust ride of this movie। कहानी की शुरुआत में हम एक फादर को घबराया हुआ एक कमरे के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां एक लड़की उड़ते हुए दीवार पर चढ़ जाती है। और अब हम जानेंगे इसके 9 दिन पहले की कहानी। अर्लिंग 1928 यहाँ हम सेंट जोसेफ के पैरिश प्रीस्ट यानी कि फादर स्टैगनर को चर्च में मास करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उनके भाई का 2 हफ्ते पहले ही देहांत हो गया और इस चीज से वो अभी भी काफी डिस्टर्ब्ड हैं। दोस्तों, फादर स्टैगनर की ट्यूनिंग सिस्टर रोज से काफी अच्छी है। अब फादर स्टैगनर से मिलने एक और फादर आते हैं जो उनसे हाई लेवल पे हैं। यहाँ वो फादर स्टैगनर को कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो कि साइकेट्रिक रिपोर्ट थी। यहाँ स्टैगनर के पास एक ऐसी लड़की का केस आया है जिसे दिमागी रूप से बीमार बताया गया, लेकिन डॉक्टरों के सारा जोर लगाने पर भी कोई बीमारी का कारण नहीं मिला। दोस्तों, उस लड़के के पैरिश ने यानी उस एरिया के चर्च के जो लोग थे, उन्होंने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। वो अब चाहते हैं कि उस लड़की पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म हो, जिसके लिए फादर थियोफिलस को पहले ही अपॉइंट किया जा चुका है। लेकिन फिर भी फादर सुपीरियर ये केस स्टैगनर से डिस्कस करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब उस लड़की का पैरिश स्टैगनर के चर्च में आगे का काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये बात उसे बताई जा रही है। पर स्टैगनर को लगता है कि एक्सॉर्सिज्म से अच्छा तो कोई और ट्रीटमेंट उसके लिए होगा, उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। पर सब कुछ पहले ही फाइनल हो चुका है और अब वो स्टैगनर के कॉल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की ने सब कुछ ट्राई किया और सालों से वो काफी कष्ट में है। रात में फादर स्टैगनर इस केस को पढ़ रहे होते हैं, जहां उन्हें उस लड़की के लिखे लेटर्स मिलते हैं। उसमें उसने अपनी तकलीफ लिखी थी कि उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। और उसी रात फादर स्टैगनर मैनेजर से बात करके उस लड़की यानी एमा को चर्च में रखने का सारा बंदोबस्त करवाते हैं। उस रात स्टैगनर को फादर थियोलिफस से मिलना था, जो कि चर्च में उसका वेट कर रहे थे। पर स्टैगनर को लगा कि वो स्टेशन पे होंगे, इसीलिए उसे आने में देरी हो जाती है। यहाँ थियोलिफस कहते हैं कि डेविल इनके प्लान को हर तरह से फेल करने की कोशिश करेगा और इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। अब दोनों फादर रेवनेंट मदर के साथ बैठ के इस केस को डिस्कस करते हैं। मदर ने पूरी केस फाइल पढ़ी है, लेकिन एमा का व्यवहार चिंताजनक है। दोस्तों, फादर थियोलिफस 3 फादर्स की टीम चाहते हैं, जिसमें स्टैगनर सब कुछ नोट करेंगे और सभी एविडेंस कलेक्ट करेंगे। वो खुद एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ सिस्टर रोज आती है, जो बहुत घबराई हुई थी। वो एमा के कमरे में उसके लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, बल्कि वो वायलेंट हो गई, जो एक बिल्ली की तरह हिस कर रही थी। फादर थियोलिफस यहाँ जानना चाहते हैं कि क्या फूड को ब्लेस किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं गया था। अब स्टैगनर रोज से वापस खाना बनवाने को कहते हैं, लेकिन फूड को ब्लेस करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो एमा से मिलने जाते हैं, जहां उसका रूम पूरा बिखरा पड़ा था। दोस्तों, एमा की माँ मर चुकी थी, जिन्हें खुद एमा ने ग्रेव में रखा था। ये सुन के फादर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अभी अपने भाई को खोया है। अब वो एमा को सोने के लिए कहते हैं और एमा उनसे इन सब के लिए थैंक यू कहती है। ये देखने के बाद वो सीधे थियोलिफस के पास जाते हैं और कहते हैं कि शायद एमा को कोई बीमारी है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन थियोलिफस को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये केस दूसरे केसों की तरह नहीं है। वो जानते हैं कि चर्च के पास 100 में से 99 केस मेंटल डिसऑर्डर के होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आखिर एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। और अब थियोलिफस खुद एमा से मिलने जाते हैं। उसकी हालत देखने के बाद वो सबको बताते हैं कि एमा डिहाइड्रेटेड और मेल नरिश्ड है और उन्हें उसकी क्लेंजिंग शुरू करनी होगी। साथ ही वो उन सबको ये भी समझाते हैं कि डेविल हर तरीके से झूठ बोलने की कोशिश और उन्हें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये लोग अलग अलग हो गए तो ये लोग हार जाएंगे, इसीलिए इनको एक रहना होगा। और अब एमा पर शुरू होता है पहला रिचुअल, जहाँ सिस्टर्स और फादर्स प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर तक तो एमा एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन एक पल बाद एमा के चेहरे में बदलाव आ जाता है। वो जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर फादर स्टैगनर भी एकदम हैरान थे और आज के लिए इतना काफी था। और सभी सिस्टर्स के जाने के बाद स्टैगनर एमा को एक तक देखे जा रहा था, तभी उसकी बॉडी एकदम से हिलती है
जिससे वो डर के वहाँ से चले जाते हैं। अब पेरिश की सारी सिस्टर्स रोज से पूछने आती हैं कि आखिर सब कुछ ठीक तो है, पर वो झूठ बोल देती है कि सब कुछ ठीक है। दूसरे दिन स्टैगनर एमा को थियोलियस के साथ बाहर गार्डन में बात करता हुआ देखते हैं और उसी रात शुरू होता है दूसरा रिचुअल, जहाँ प्रेयर्स वापस शुरू की जाती हैं। और अब एमा के अंदर शैतान साफ दिख रहा था। एमा सीधे स्टैगनर के पास जाती है और उसका हाथ अपने ब्रेस्ट पर रख देती है। वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसे स्टैगनर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिस्टर रोज उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एमा उसे बाल से पकड़ के हवा में उठा देती है। सभी लोग रोज को एमा से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एमा ने रोज के बाल का एक हिस्सा उखाड़ दिया था, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। ये देख के स्टैगनर हैरान था, क्योंकि सिस्टर रोज उसके काफी क्लोज है। इसीलिए इस घटना के बाद वो थियोलिफस के पास जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगली बार किसी और को चोट लगे। पर थियोलिफस उसे समझाते हैं कि ये करना जरूरी है, उन्हें पीड़ित को बचाना होगा और उन्होंने ये पहले भी किया है। इसीलिए वो कल सिस्टर रोज की जगह दूसरी सिस्टर को खड़ा कर देंगे, जिस पर स्टैगनर मान जाता है। अगले दिन मदर स्टैगनर को बुलाती हैं, जहां वो एमा की रिपोर्ट्स देखती हैं और उसकी कंडीशन के बारे में पूछती हैं। लेकिन स्टैगनर के हिसाब से थियोलिफस इसका ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं। स्टैगनर चाहता है कि उसका बचपन का दोस्त आके एक बार एमा की कंडीशन को देख ले। अब स्टैगनर रोज से मिलने जाता है और उसकी हालत के बारे में पूछता है। रोज यहाँ बताती है कि उसे पता है कि एमा का उसके बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे एमा पे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ नहीं पा रही है कि क्या गॉड एमा को पनिश कर रहा है या उनके कोई सिन की वजह से एमा उन्हें पनिश कर रही है, क्योंकि रोज ने पहले अपने अंदर ऐसी कड़वाहट महसूस नहीं की, जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा है। यहाँ स्टैगनर उसे समझाता है कि ये सब कुछ उनके लिए नया है, इसलिए उसे शर्मिंदा फील करने की जरूरत नहीं है। और रोज के कहने पे वो उसके लिए प्रेयर्स पढ़ के चला जाता है। अब उस रात एमा को बेड से बांध दिया जाता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा सके। और अब रोज की जगह एक नई सिस्टर आती है, जो कमरे के अंदर कदम रखते ही काफी डरी हुई थी। और अब एक और एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, जहाँ एमा को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग उसके शरीर को सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एमा की गर्दन एकदम से दूसरी तरफ मुड़ती है और हड्डी टूटने की आवाज आती है। फादर यहाँ सबको दूर रहने को कहते हैं। इतने में ही एक टेबल हवा में उड़कर दूसरी तरफ गिरती है, जिससे ये सभी लोग काफी डरे हुए थे। लेकिन थियोलिफस प्रेयर करते जा रहे थे। अब वो ईविल का नाम पूछते हैं, जिस पे एमा के अंदर का शैतान फादर से कहता है कि वो कमरा पाप से भरा हुआ है। और उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है, जिससे सभी के कानों में तकलीफ होती है। पर थियोलिफस प्रेयर पढ़ना रोकते नहीं और उस रात का रिचुअल खत्म हो जाता है। ये सब देखने के बाद स्टैगनर थियोलिफस से कहता है कि उसे नहीं लगता कि एमा पॉजेस्ड है, बल्कि उसके अंदर एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। जिस पे थियोलिफस उसे समझाते हैं कि एमा की केस फाइल में ऐसी कोई भी बीमारी मेंशन नहीं की गई है। वो चाहते हैं कि एमा जल्दी से आज़ाद हो जाए। हम देखते हैं कि उस ईविल ने स्टैगनर को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो रात में ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो चर्च में प्रेयर कर रहा होता है, तो उसके जहन में अभी भी एमा चल रही थी और उस रात का रिचुअल शुरू होता है। अब उस रात रिचुअल शुरू होने से पहले एक सिस्टर ने एक रोजरी छुपा कर अपने पास रख ली थी। जब थियोलिफस एमा के अंदर की ईविल से बात करके उसका नाम पूछता है, जिस पे डीमन पहले रोजरी फेंकने को कहता है। वो विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई रोजरी नहीं है, पर दोस्तों वो नर्स उस रोजरी को लेकर वहाँ आ गई थी और वो डीमन उसे ही घूरे जा रहा था। इसीलिए थियोलिफस सिस्टर से उस रोजरी को वहीं रख के जाने के लिए कहते हैं। और अब डीमन से वापस उसका नाम पूछा जाता है, लेकिन अब वो स्टैगनर की तरफ देख के उससे पूछता है कि क्या उसका भाई अभी भी फांसी पे लटक रहा है। तभी थियोलिफस एमा के माथे पे क्रॉस रखते हैं, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। ये देखकर स्टैगनर को काफी तकलीफ हो रही थी। और अब नाम पूछने पे डीमन बताता है कि वो मीना है, और अगर वापस थियोलिफस ने कोई कोशिश करी तो वो बहुत पछताएगा। तभी एमा को उल्टी आने लगती है और उसके मुंह से मांस का टुकड़ा बाहर आता है। उस रात रिचुअल के बाद थियोलिफस को भी उस डीमन का एहसास होता है। अगले दिन स्टैगनर अपने भाई का सामान देख रहा होता है, जिसमें से उसे सेंट माइकल का एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने भाई की फोटो पे रख देता है। बाद वो एमा से मिलने जाता है और यहाँ स्टैगनर को कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिनमें से एक पर लिखा हुआ था कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। वो लेटर एमा के अंदर के ईविल ने लिखे थे, जिससे पता चलता है कि वो जूडस है। अब अगले दिन सिस्टर्स जब एमा को रिचुअल के लिए उठाने जाती हैं तो देख के एकदम हैरान हो जाती हैं।
उसके पूरे शरीर पे लाल निशान आ गए थे और उसकी खाल सड़ना शुरू हो गई थी। स्टैगनर थियोलोफस को रोकता है और कहता है कि जब तक उसका फ्रेंड आके उसे एग्जामिन ना कर ले तब तक वो रुक जाए। लेकिन अगर स्टैगनर जाना चाहता है तो थियोलोफस उसे रोकेंगे नहीं। अगर इन्होंने और इंतजार किया तो डीमन की पकड़ एमा पे और मजबूत हो जाएगी। एमा के हाथों को वापस बांधा जाता है और फिर से एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। जब एमा एकदम से उठ के सीधे सिस्टर्स को घूरे जा रही थी, जिसके बाद वो स्टैगनर की तरफ देखती है। अब दोबारा नाम पूछने पे डीमन बताता है कि एमा जल्दी ही मर जाएगी। थियोलोफस ये सुन के जानते हैं कि वो जूडस है और उसके अंदर का डीमन चाहता है कि एमा खुद की जान ले ले। और तभी लाइट चली जाती है। ये देख के सिस्टर्स काफी डर जाती हैं, लेकिन थियोलोफस उन्हें शांत रहने को कहते हैं। वो डीमन से बार बार उसे रिवील करने को कहते हैं और हम देखते हैं कि एमा बेड के अंदर धंसती चली जा रही थी और बेड एकदम से टूट जाता है। अब सभी लोग एमा को उठाने की कोशिश करते हैं जब एक सिस्टर का हाथ एमा अपने नीचे ही दबा लेती है, जिसे वो सिस्टर निकाल नहीं पा रही थी। और जब वो निकालती है तो उसका हाथ बुरी तरह छिल चुका था। ये देख के स्टैगनर सभी को वो रूम छोड़ देने को कहते हैं और थियोलोफस से बहस करने लगते हैं। थियोलोफस जानता है कि स्टैगनर कोई रैशनल और मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा है और यहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है। तब थियोलोफस ये कह देते हैं कि स्टैगनर के वीक फेथ की वजह से ही उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि एमा के साथ अभी जो भी हो रहा है वो पहले भी उसके साथ हो चुका है, जब एमा की माँ ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए उन्हें बुलाया था। और यहाँ स्टैगनर को पता चलता है कि थियोलोफस एमा को तब से जानता है जब वो एक छोटी लड़की थी। जब थियोलोफस को पहली बार एमा का एक्सॉर्सिज्म करने को बुलाया गया था, तब वो नए नए एक्सॉर्सिस्ट बने थे। उनके पास एक्सॉर्सिज्म करने के ज्यादा माध्यम नहीं थे और जो उन्हें असिस्ट कर रहे थे उन्हें भी ठीक से जानकारी नहीं थी। पर वो जानते थे कि एमा पजेस्ड है, पर क्योंकि वो इसका सामना नहीं कर सकते थे इसीलिए उन्होंने एमा को डॉक्टर्स के सहारे छोड़ दिया। लेकिन अब थियोलोफस दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते। दोस्तों, हालांकि डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद एमा ने थियोलोफस को लेटर्स लिखे कि उसके साथ एक मिरेकल हुआ और वो एकदम ठीक हो गई। लेकिन ये केस इतना सीधा भी नहीं था। वो एमा के अंदर अपना समय बिता रहे थे क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और जब उसकी माँ मरी तो उन्हें मौका मिल गया। पर स्टैगनर के मन में सवाल है कि एमा ही क्यों। तो दोस्तों, एमा एक सेंसिटिव लड़की है क्योंकि किसी भी बच्चे का ऐसा बचपन इन डेविल्स के लिए खुला गेट होता है और एमा के लिए उन्हें ये कंटिन्यू रखना होगा। अब स्टैगनर एमा के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि अफवाहें और सबूत ये थे कि उसके पिता जेकब और उसकी माँ की बहन मीना ने अवैध संबंध बना लिए थे और जादू टोने का उपयोग करके एमा को प्रभावित किया। साथ ही वो एमा को श्रापित खाना खिलाते थे और डीमन इसी मीना की बात कर रहा था। तभी एक घबराई सिस्टर स्टैगनर को बुलाने आती है और अब जब सभी लोग एमा के रूम में जाके देखते हैं तो पूरे रूम में खून बिखरा हुआ था और एमा सामने बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। तभी थियोलियस आके उसे कपड़ा उड़ाते हैं। अब रेवेनेंट मदर इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका एक्सॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा था और अब मदर ये सब कुछ बंद करना चाहती हैं क्योंकि वहाँ होने वाली घटनाओं से सभी बहुत डरे हुए थे और एमा बहुत खतरनाक होती जा रही है। इसलिए मदर इन्हें 1 हफ्ते का समय देती हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एमा को सेलर में रख देंगी। अब स्टैगनर से मदर अकेले में बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिचुएशन पर कंट्रोल खोता जा रहा है। पर स्टैगनर को पसंद नहीं कि मदर उस पर नजर रखें और यहाँ मदर कहती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदमियों से ऑर्डर्स लिए हैं जो उनके जितने समझदार नहीं थे, पर उन्हें लगा कि स्टैगनर अलग है। स्टैगनर भी उनकी बात पे हामी भर के चला जाता है। अब स्टैगनर का डॉक्टर दोस्त एमा को एग्जामिन करता है जिससे पता चलता है कि एमा मेल नरिश्ड है, उसे खाने और रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो डॉक्टर चला जाता है। हालांकि स्टैगनर को इसका एहसास है कि एमा के अंदर ऐसा कुछ है जो इन सभी को प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ हम रोज को गुस्से से भरा हुआ देखते हैं, पर ये सिर्फ रोज के साथ नहीं हो रहा था। स्टैगनर भी पवित्र चीजें खा नहीं पा रहा था और उसे चर्च में एमा की झलक दिखाई दे रही थी। और अब वही फादर स्टैगनर से मिलने आते हैं। यहाँ स्टैगनर बताता है कि एमा की हालत खराब होती जा रही है, उसे मेडिकल हेल्प चाहिए वरना वो मर जाएगी। वो जानते हैं कि स्टैगनर ने अभी अभी अपने भाई को खोया है, इसीलिए ये सब उस पर और ज्यादा बुरी तरह असर कर रहा है। पर वो पैरिश का प्रीस्ट है और उसे लीड करना होगा। अब रात में रोज स्टैगनर से मिलने आती है जो प्रेयर करने के बाद भी अकेला महसूस कर रही थी और स्टैगनर को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। यह स्टैगनर रोज के माथे को छूकर उसकी चोट के बारे में पूछता है और रोज वहाँ से कह के चली जाती है कि वो एकदम ठीक है। रोज का विश्वास गॉड से कम होने लगा था।
उस रात जब एमा पे वापस एक्सॉर्सिज्म किया जाता है तो रोज से कहती है कि जब अगली बार फादर स्टैगनर उसे छुए तो वो उनके साथ फिजिकल हो जाए। ये सुन के रोज वहाँ से भाग जाती है। अब एमा के अंदर का डीमन फादर स्टैगनर को वहाँ पड़ी रस्सी दिखाकर उसकी भाई की मौत पे उसे चढ़ाता है, जिससे फादर स्टैगनर अपना आपा खो देते हैं। इसीलिए वो बाहर चले जाते हैं। एमा पे अभी भी एक्सॉर्सिज्म चल रहा था, जहाँ उसकी नसें काली पड़ गई थी। उसे वापस उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है। ये लोग उसे पानी पिलाने के लिए उठाते हैं, तभी एकदम से वो एक नर्स पे हमला कर देती है और सीधे सामने की दीवार पे चढ़ के उस नर्स से कहती है कि वो हमेशा नर्क की आग में जलेगी। फादर थियोफिलस किसी तरह प्रेयर करके उसे नीचे उतारते हैं। उस रात मदर को एक आवाज सुनाई देती है जिसने उन्हें डरा दिया था, और इधर वो डीमन फादर थियोफिलस के पास आता है और उन्हें बताता है कि अगर वो कंटिन्यू करते रहे तो वो जल्द ही मर जाएंगे। और दोस्तों उसी रात 2 पल के लिए रोज पजेस्ड हो जाती है, जिसे दूसरी नर्स होश में लाती है। उधर फादर स्टैगनर को भी दीवार की दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी जो उसे परेशान करती हैं, और बाथरूम का शीशा अपने आप चिटक जाता है। यहाँ उन्हें एक पल के लिए एमा की झलक दिखाई देती है और अब वो देखता है कि उसके हाथ के खाल के नीचे कुछ चलने लगता है। तब उसे याद आता है कि एमा ने उसके हाथ को चाटा था। उस दर्द से बचने के लिए वो चाकू से अपना हाथ काट लेता है। अगले दिन स्टैगनर फादर थियोफिलस को पिछली रात की सारी बात बताता है। अब वो स्टैगनर को उसका रीज़न ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे अपनी इम्पोर्टेंस जाननी होगी, क्योंकि एमा के पैरिश ने उसे छोड़ दिया और एमा के पास अब कोई नहीं है। यहाँ वो स्टैगनर को सेंट माइकल की याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों जो लॉकेट स्टैगनर को अपने भाई के सामान में मिला था वो सेंट माइकल का ही था। उधर एमा की हालत खराब होती जा रही थी। उसका अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं था, ना वो पी पा रही थी और ना ही खा पा रही थी, जिससे वो बहुत परेशान थी। दोस्तों एमा ने एक लेटर लिखा था। वो चाहती है कि थियोफिलस उसकी माँ के ग्रेव पे वो लेटर रख दे। दोस्तों एक्सॉर्सिज्म करते हुए काफी वक्त बीत गया था और आज रात ये लोग रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर ये रुके तो ये एमा को हमेशा के लिए खो देंगे। और अब शुरू होता है फाइनल एक्सॉर्सिज्म, जब एमा के अंदर का डीमन वहाँ खड़ी एक नर्स की ग्रैंडमा की आवाज में उसे धोखा देने की कोशिश करता है। बेड इनकी तरफ खिसकता है, जिससे लोग दीवार की तरफ चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है, पर आज़ाद नहीं होती। अब मदर उससे बात करने के लिए आती है। जब वो शैतान मदर से कहता है कि उन्होंने अपनी सिस्टर्स को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मदर का मानना है कि उनकी सिस्टर्स उस डीमन के लिए काफ़ी ताकतवर हैं। अब एमा खुद को आज़ाद करके कैटकॉम में चली गई थी। दोनों फादर और रोज उसे ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। बाकी सिस्टर्स मदर के साथ ऊपर होती हैं। नीचे इन्हें एमा मिल जाती है जो कि सेलर में बंद थी और उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी, लेकिन एक मांस का टुकड़ा उसके गले में अटका था जिसने उसकी सांस रोक रखी थी। पर वो डीमन समय नहीं गंवाता और वापस उसे पजेस कर लेता है और अब वो बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। एमा दीवार के सहारे ऊपर लटकी हुई थी। ये लोग उसे छुड़ाने की हर कोशिश कर रहे थे और यहाँ वो एक साथ कई डीमंस का नाम लेते हैं और उन्हें एमा के शरीर से बाहर निकल जाने को कहते हैं। अब एमा थियोफिलस का हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिससे बाइबल नीचे गिर जाती है। स्टैगनर देखता है कि उस पेज पे सबसे पहला नाम सेंट माइकल का था और अब वो अपने भाई का वही लॉकेट उठा के प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और ऊपर दीवार पे क्रैक आने लगता है। अब थियोफिलस क्रॉस को एमा की बॉडी पे लगा देते हैं, जिससे सब कुछ रुक जाता है। एमा डीमन से आज़ाद हो चुकी थी। स्टैगनर को भी समझ में आ गया था, ये कहीं ना कहीं गॉड का इशारा था कि स्टैगनर के साथ सेंट माइकल की पावर है। कुछ लोग मानते हैं कि एमा की दिमागी बीमारी की वजह से ये सब हुआ, वहीं कुछ मानते हैं कि यह शैतान का काम था। इस केस के बाद एमा ने शांति से अपनी जिंदगी जी और फादर स्टैगनर और थियोफिलस अपना काम मरते दम तक करते रहे। दोस्तों थियोफिलस को टाइम मैगजीन में प्रकाशित किया गया, वहीं स्टैगनर के नोट्स कई आने। हालांकि ये ज़्यादा फेमस केस नहीं रहा। दोस्तों एना पे कई सालों तक उस डीमन का साया रहा, यहाँ तक कि उसे छुपे हुए रहस्य का ज्ञान तक था। उसका एक्सॉर्सिज्म इतना भयानक था कि प्रीस्ट भी अपनी जान के लिए डरे हुए थे। और दोस्तों एक वक्त पे उस डीमन ने अपना नाम बेल्ज़ेबब बताया था। तो दोस्तों ये थी कहानी द रिचुअल मूवी की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।